तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का, उसको हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे लेनिनगर की किताब से। दैट इज ओमेगा ऑक्सीडेशन, और इसके बाद है कीटोन बॉडी फॉर्मेशन। किसी भी टॉपिक में जब आप कोई भी मेटाबॉलिज्म का पाथवे पढ़ रहे होते हैं या जेनेटिक्स का कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें जो डिजीज का पार्ट है उसको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी जीन एक्सप्रेशन में अगर गड़बड़ी होती है तो कौन सा डिजीज होता है, मेटाबॉलिज्म है। क्योंकि ये आप देखिएगा कि कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे नंबर ऑफ एंजाइम्स और नंबर ऑफ अदर पाथवेज से जुड़े हुए होते हैं। तो उसका उस तरीके से देखिए कि अगर किसी भी एक एंजाइम का म्यूटेशन या डिसफंक्शन या उसके प्रोस्थेटिक ग्रुप में अवेलेबल मिनरल्स वगैरह का, अगर आपके डाइटरी इसमें अगर मिनरल नहीं ले रहे हैं या कुछ प्रोस्थेटिक ग्रुप का जो मॉलिक्यूल्स अगर आप नहीं ले रहे होते हैं, तो पर्टिकुलर एंजाइम काम नहीं करता है और ये पूरा का पूरा पाथवे में कहीं ना कहीं गड़बड़ी होने लग जाती है। तो इसी के चलते जो है कुछ डिजीज को भी हम लोग साथ में लेते चलेंगे। बिफोर आई स्टार्ट डिस्कशन ऑफ ओमेगा ऑक्सीडेशन, आप लोग को ये चीज समझ में आया था कि बीटा ऑक्सीडेशन का क्या फंक्शन है? बीटा ऑक्सीडेशन का Yes, क्या फंक्शन है? दैट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ yes, फैटी एसिडियसिस। लॉन्ग चेन ऑफ फैटी फ्री फैटी एसिड, FFA लिखते हैं। इट इज एक्टिवेटेड, लेट मी चेंज द कलर, इट इज एक्टिवेटेड बाय वन ऑफ द एंड्स, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ एटीपी और कोएंजाइम ए जो होते हैं एस, इसको इस ग्रुप के इस एंड पे ऐड कर दिया जाता है। By adding or activating the lipid fatty acids or free fatty acid, it is transported somewhere, somehow it is transported into माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और मैंने ये चीज उस वक्त भी बताया था, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ कि जो भी आपके माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है, ये बीटा ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जबकि पेरोक्सिसोम, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइटोसोल रीजन होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। दोनों का लोकेशन अलग है, यहाँ एक लोकेशन है और सॉरी, अगर ए लोकेशन है या अल्फा लोकेशन है और बीटा लोकेशन है, तो अल्फा लोकेशन भी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ए लोकेशन है और बी लोकेशन है, उससे आप पता लगा सकते हैं कि किसी भी सेल के अंदर में दोनों पाथवे को साइमल्टेनियसली कंट्रोल किया जा रहा होता है जिस वक्त लिपिड का फॉर्मेशन करना है। क्योंकि लिपिड का फॉर्मेशन बहुत अलग अलग पर्पसेस के लिए किया जाता है, ये सिर्फ स्टोर्ड फूड के तौर पे आपके बॉडी में यूज नहीं होते हैं। साथ ही साथ सेल का दूसरा लोकेशन होता है जहां पे उसको तोड़ करके एनर्जी बनाने की जरूरत पड़ती है। इज इट क्लियर ना? अगर ये yes, दोनों sir. लोकेशन ए और लोकेशन बी, बायोसिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड, दोनों एक ही लोकेशन पे हो रहे होते, तो क्या होता है कि अगर आप लिपिड का ब्रेकडाउन कर रहे हैं तो बायोसिंथेसिस रुक जाता है। यानी मेम्ब्रेन से लेके कई सारे हॉर्मोन्स जो हैं, अगर उनका सिंथेसिस में लिपिड की जरूरत है, तो जिस वक्त आपको एनर्जी की जरूरत है तो वो हार्मोन भी आपका काम करना बंद कर देता है। तो ये कहीं ना कहीं एक मेजर इशू स्टार्ट हो जाता है अगर आपके मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे होते तो। यानी कि लिपिड एज अ मॉलिक्यूल, दे आर यूज्ड इन सो मेनी डिफरेंट वेज इन आवर बॉडी। So the synthetic pathway takes place at different location and the breakdown of lipid takes place at different location. So simultaneously यही मैं बताना चाह रहा था कि दोनों पाथवे जो होते हैं ना, वो बिल्कुल अलग अलग लोकेशन पे होते हैं क्योंकि दोनों का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। उस केस में अगर बीटा ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो एक कंडीशन है जिसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब इस केस में देखो, हाइपोग्लाइसेमिया का केस है, जिस वक्त आपके बॉडी से ग्लूकोज जो होता है वो गायब होना शुरू हो चुका हुआ है। यानी बहुत लंबा स्टारवेशन है, या बहुत देर तक आपने, या आप डाइट पे हो, या बहुत देर तक आपने कुछ खाया नहीं है, तो नॉर्मली क्या होता है कि जो ग्लूकोज है आपके बॉडी का, जो ग्लूकोज है बॉडी का, वो डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो ग्लूकोज होता है, दिस इज द प्राइम सोर्स ऑफ आवर डिफरेंट ऑर्गन्स एंड डिफरेंट सेल्स। बेटा एक सेकंड, प्राइम सोर्स ऑफ ये एनर्जी फॉर डिफरेंट सेल्स एंड डिफरेंट ऑर्गन्स, जिसमें मैंने ब्रेन का एग्जांपल लिया था, आरबीसी का एग्जांपल लिया हुआ था। तो इन सेल्स और इन ऑर्गन्स का क्या होता है कि वो सिर्फ ग्लूकोज को ही यूटिलाइज कर सकते हैं अपने प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे। लेकिन जिस समय स्टार्वेशन हो रहा होता है
या बाई एनी हाउ एनी मीन, मैं सोशल रीजन यानी गरीबी और बाकी चीजों के बारे में नहीं बात करना चाह रहा हूँ। सो किसी भी रीजन से अगर आपके पास में ग्लूकोज आपके बॉडी से गायब हो चुका है, वेदर आर यू ऑन डाइट, वेदर यू हैव नॉट टेकन एनीथिंग सिंस लॉन्ग टाइम, आप जॉब कर रहे हैं और बहुत समय तक आपने कुछ नहीं खाया है, तो बॉडी से क्या होता है कि ग्लूकोज डिप्लीट होने लग जाता है। तो ऑब्वियसली दोज वाइटल ऑर्गन एंड सेल्स which are completely dependent on glucose as their prime source of carbon for energy production, तो वो सेल तो वापस से काम करने बंद कर देने चाहिए। यस और नो? यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो उस केस में क्या होगा कि कोई ना कोई ऐसा सोर्स होता है जहां से एनर्जी बनाई जाने लगे। यानी अगर हम लोग लिपिड को नॉर्मल पेट्रोल और जेट फ्यूल की बात करें, तो जेट फ्यूल क्या होता है कि स्पेशल ऑक्टेन 95 होते हैं, जिसमें मतलब बर्न करो तो सेम अमाउंट ऑफ पेट्रोल को अगर आप बर्न कीजिएगा तो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है जो नॉर्मल पेट्रोल क्या नाम है स्कूटी या बाइक वगैरह में डलवाते हैं। तो ये जो आपका लिपिड है ना वो जेट फ्यूल है, यानी सेम वेट का मॉलिक्यूलर वेट का अगर आप लिपिड बर्न कीजिएगा तो इससे कहीं ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है अगर आप सेम मॉलिक्यूलर वेट का अगर आप ग्लूकोज बर्न करते हैं। तो कहीं ना कहीं माइंड में ये चीज बैठा हुआ है कि लिपिड में ज्यादा एनर्जी है, तो हमारा बॉडी को लिपिड बर्न करके एनर्जी ले लेना चाहिए। यस और नो? यस सर। ठीक है। लेकिन हमारा बॉडी लिपिड को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, बॉडी नहीं बल्कि कुछ सेल्स और ऑर्गन्स है वो लिपिड को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि उनको ग्लूकोज ही चाहिए। और ग्लूकोज क्यों चाहिए? तो नॉर्मल बुक्स में लिखा हुआ है कि ग्लूकोज कंप्लीटली बर्न होते हैं और इसमें कोई रेसिड्यूज नहीं रह जाते हैं, यानी CO2 और H2O सिर्फ प्रोड्यूस होता है। अगर आप किसी और सोर्स से एनर्जी बनाना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ रेसिड्यूज रह जाते हैं जिनका एक्यूमुलेशन अगर ऑर्गेन्स में अगर होना स्टार्ट हो जाए, दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। यानी ब्रेन में कुछ एक्यूमुलेशन हो रहा है, ब्लड के सेल्स के साथ में ब्लड में भी कुछ आपके एक्यूमुलेशन हो रहे होते हैं, विच इज नॉट गुड फॉर your cells. This is one of the reasons that is pretty good for why glucose is utilized for different apart from different sources of carbon, glucose को ही क्यों प्रायोरिटी मिलती है। लेकिन एकदम बेसिक की तरफ चले तो किसी भी सेल को ग्लूकोज से एनर्जी बनाने के लिए या लाइक इसको कहो कि ग्लाइकोलाइसिस अगर करना है उसको, तो उसके लिए जो सेट ऑफ एंजाइम्स जरूरत पड़ती है, किसी एक सेल में ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके पास सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस का ही एंजाइम अवेलेबल है, या ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड ही सिर्फ जीन उसके पास है, उसके अलावा वो और कोई हार्मोन प्रोडक्शन नहीं कर सकता है, एंजाइम प्रोडक्शन नहीं कर सकता है जिससे वो किसी दूसरे सोर्स को यूटिलाइज करके एनर्जी बना सके। यस और नो? यस Yes, सर। sir. ठीक है। ऐसा हो सकता है कि उन सेट ऑफ प्रोटीन्स जिससे कि किसी भी सोर्स से, यानी लिपिड हो अमीनो एसिड हो, उन सब से आप एनर्जी बना सकते हैं, वो सेट ऑफ प्रोटीन्स जो होते हैं इन सेल्स के पास नहीं हो, या बहुत कम अमाउंट में हो, जितना कि वो उतनी एनर्जी जितनी उसको चाहिए वो उतना एनर्जी नहीं बना सकते। लेकिन अगर आप उसको ग्लूकोज दीजिएगा तो फट से कर लेगा। अब कोई भी अगर सेल है जिसके पास में वो सेट ऑफ प्रोटीन है ही नहीं, तो आप कोई भी अदर सोर्स ऑफ बायोमोलिक्यूल दीजिएगा तो वो उससे उतनी एनर्जी बनाएगी नहीं, तो फाइनली क्या होगा, वो वाइटल ऑर्गन्स शट डाउन हो जाएंगे। तो हमारा बॉडी जो होता है ना वो इवॉल्व हुआ है कि अगर ग्लूकोज का लेवल वो रेगुलेशन पार्ट है, जब आपका और बीटा ऑक्सीडेशन या ओमेगा ऑक्सीडेशन या लिपिड कैटाबॉलिज्म का रेगुलेशन पार्ट को जब आप पढ़िएगा, इतना बताने का क्या रीजन है, आपको इतना डिस्कशन आज करने का क्या रीजन है, क्योंकि जब हम लिपिड रेगुलेशन की बात करते हैं कि किस वक्त आपके बॉडी में लिपिड का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट होता है, तो आप बहुत आसानी से, चमन हो, खुशी हो, चाहे श्रेया हो, आप लोग ये बात बोल सकते हैं कि सर दिस इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ माई सिलेबस, सो व्हाई यू आर टीचिंग अस। ठीक है। My लेकिन mother's name is Mr. महिमा Mr. Jiru. My इन द मिडिल ऑफ क्लास मैं मतलब गुस्सा करके नहीं, बट मैंने ये कर दिया हुआ है, मतलब आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन को बंद कर दिया हुआ है। अभी मैं ये कर रहा हूँ ना कि सारे बच्चे के घर में दिस इज गोइंग इन रिकॉर्डिंग। यहाँ से एक सवाल उठ जाता है कि कहीं ना कहीं आखिर जब बॉडी से ग्लूकोज गायब है, वी विल हैव अनदर सेशन एज वेल आफ्टर दिस,
इसके जस्ट बाद एक और सेशन हम लोग बैठेंगे। तो वी विल हैव, अगर ग्लूकोज जो है वो बॉडी से अगर गायब है तो उस केस में क्या होता है कि कौन सा ऐसा पाथवे है अगर ग्लूकोज के रिप्लेसमेंट के लिए आपके बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कोई बॉडी में कोई ग्लूकोज का रिप्लेसमेंट नहीं होता है, जो अदर बायोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, अदर बायोमोलिक्यूल्स है, जैसे अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, लिपिड है, प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन टूटते हैं, अमीनो एसिड में फिर आते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स में भी शुगर हैं, उनको भी ब्रेक डाउन किया जाता है ताकि वो एनर्जी प्रोड्यूसिंग कुछ इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बनाए ताकि वो क्रेब्स साइकिल वगैरह से कंटिन्यू किया जा सके। लेकिन जो ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसका दो फेट है, ये याद रखिएगा, क्योंकि सेकेंड ईयर में आपको पढ़ना भी है। और जो लोग जैसे महिमा वगैरह पढ़ चुकी है तो उनका अच्छे से फिर से दोबारा रिवीजन हो जाएगा, बिकॉज आई डोंट रिमेम्बर कि आपने ग्लूकोनियोजेनेसिस कहाँ से पढ़ा है, कहाँ से नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। और इट इज वे बेटर देन लाइफ साइंस बुक। जो लाइफ साइंस की किताब है उससे कहीं ज्यादा अच्छी किताब है अगर आप लेनिनगर या किसी चीज से पढ़ रहे हैं तो ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है उसका दो फेट होता है। पहला होता है रिवर्सल पाथवे, ठीक है, रिवर्सल पाथवे है। और रिवर्सल पाथवे में क्या करते हैं कि कोई भी एक साइकिल होता है, जैसे बीटा ऑक्सीडेशन बोल रहा हूं, लिपिड सिंथेसिस का अगर पाथवे है तो लिपिड बायोसिंथेसिस के पाथवे में किसी एक मॉलिक्यूल ऐसा आएगा जिसको ये कन्वर्ट करके क्रेब्स साइकिल में इंटर कर देता है। एकदम सिंपल मैं बता रहा हूं कि किसी भी एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल को, हर साइकिल के किसी एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल को वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं क्रेब्स साइकिल में, और वो मॉलिक्यूल ग्लूकोज के अलावा कुछ भी हो सकता है, यानी एमिनो एसिड सिंथेसिस का होगा या एमिनो एसिड ब्रेकडाउन का होगा, ठीक है, लिपिड्स के होंगे, न्यूक्लिक एसिड के होंगे, उनको ऐसे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है जो एज अ फ्यूएल काम करें और वो क्रेब साइकिल में इंट्रोड्यूस करते चले जाए। तो मसल्स हैं या कई ऐसे ऑर्गेन और सेल्स हैं जहां पे ये वाला पाथवे काम करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, कन्वर्जन ऑफ सम बायोमोलिक्यूल्स into a fuel that can into a molecule that can fuel the Krebs cycle. Yes or no? Okay, okay, mute, मैंने सबको म्यूट कर दिया। Okay, yes or no now? यस सर। Okay, Yes, फिर sir. आप तुरंत अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। यस, दूसरा पाथ होता है वाइटल ऑर्गेन्स का, यानी कि उनको उस पाथवे में वापस से ले जाना है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस का, रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस करना है, जस्ट रिवर्सल, ताकि वो ग्लूकोज का सिंथेसिस कर सकें और ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट किया जा सके ब्रेन और बाकी चीजों में, ब्रेन या आरबीसी या ऑल अदर ऑर्गन्स एंड सेल्स जहां पे सिर्फ ग्लूकोज की ही जरूरत होती है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, breakdown of something into a molecules either which can go into a reversal pathway to synthesize glucose or in a reversal pathway of Krebs cycle or as a fuel of Krebs cycle। समझ में आएगा? इसमें कहीं ना कहीं बीटा ऑक्सीडेशन भी तो आ ही जाएगा जिसमें आप लिपिड का ब्रेकडाउन कर रहे होते हैं। यस और नो? एसिटाइल कोएंजाइम में, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, प्रोपेनॉइल कोएंजाइम में बीटा अनइवन नंबर या ऑड नंबर बोलिएगा तो उसमें प्रोपेनाइल कोएंजाइम में वापस से सक्सिनेट में कन्वर्ट हो रहे थे, जो कि कहीं ना कहीं क्रेब्स साइकिल का इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल। अब आप देखिए कि इतनी देर से, पिछले लगभग 25-26 मिनट से हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं उसमें ये देखिए कि अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस या उसके वन ऑफ द पाथवेज जिसमें बीटा ऑक्सीडेशन भी आता है, अगर बीटा ऑक्सीडेशन काम करना बंद कर दे तो फिर क्या होगा? हाइपोग्लाइसेमिया, यस और नो? ग्लाइसेमिया, यानी आपके बॉडी में और कुछ वाइटल ऑर्गन्स में उनको तो ग्लूकोज मिल ही नहीं पाएगा। यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, मतलब मैंने सुबह से ये बात किया कि भूख लगी है, खाना नहीं खाया है, या आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो भी आपका बॉडी पूरा मोर्चा संभाले हुए होता है, डिफरेंट पाथवेज से आपके बॉडी में ग्लूकोज या ग्लूकोज से रिलेटेड पाथवे में
फ्यूल को पहुंचाने का। लेकिन आपके बॉडी में एनफ जेट फ्यूल है, जिसको हम लिपिड बोलते हैं, एनफ जेट फ्यूल है कि सेम अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जी बना सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं बीटा ऑक्सीडेशन के पाथवे वाले जो इंजाइम्स हैं वो कहीं ना कहीं आपका जवाब दे रहा है, म्यूटेशन के चलते हो, हार्मोनल कंट्रोल के चलते हो, कहीं ना कहीं बीटा ऑक्सीडेशन जवाब दे रहा है। तो क्या हो जाएगा, यू विल लीड टू योर बॉडी और आवर बॉडी विल लीड टू हाइपोग्लाइसेमिया। इसलिए एक बैकअप में आपके पास में अल्फा ऑक्सीडेशन जो था वो सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर ऑफ फैटी एसिड चेन को बीटा ऑक्सीडेशन में इंट्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। यानी कि फिर से एक एक करके मैं बताता हूं, बीटा ऑक्सीडेशन अपने ज्यादातर सेल्फ लिपिड्स, यानी आपने जो खाना खाया है उसमें एक्स्ट्रा एसिटाइल कोएंजाइम को लंबा चेन तैयार करने में हेल्प कर रहा होता है, जो आपकी बॉडी में खुद ही सिंथेसाइज होते हैं। अल्फा ऑक्सीडेशन जो होते हैं वो नॉर्मल ऑड नंबर ऑफ कार्बन चेन्स वाले फैटी एसिड्स को, जो नॉर्मली आपके बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, एनिमल सोर्सेज, लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था, एनिमल एंड प्लांट सोर्सेज वाले जो लिपिड्स होते हैं वो उसको यूटिलाइज करने में हेल्प कर रहे होते हैं। इसको ब्रेक डाउन करके वो वापस से बीटा ऑक्सीडेशन में ही उसको इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे होते हैं। लेकिन अगर बीटा ऑक्सीडेशन ही काम करना बंद कर देगा तो अल्फा ऑक्सीडेशन भी इसको नहीं चला सकता है, और साथ ही साथ में हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन आपके बॉडी में स्टार्ट हो जाते हैं। यानी आपका बॉडी ऑल ऑफ सडन विल फील लो इन द एनर्जी फॉर्म, इवन इफ द मॉलिक्यूल्स आर अवेलेबल, इवन इफ द लिपिड्स आर अवेलेबल इन योर बॉडी। अब समझ में आएगा हम आपका ध्यान किधर लाना चाह रहे थे। यस और नो? Yes, sir. ठीक है। सो ऑल्दो द माइटोकॉन्ड्रियल, ये जो ओमेगा ऑक्सीडेशन है, अगर बीटा ऑक्सीडेशन फेल कर जाता है तो उस केस में ओमेगा ऑक्सीडेशन काम करता है और वो आपके बॉडी को सरवाइव करने में हेल्प कर रहा होता है। सो एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है जो अभी तक यहां तक में कि हम लोग जो भी चीज पढ़ चुके हैं पीछे, उसी के बारे में थोड़ा सा इसमें ऐड किया हुआ है। So although the mitochondrial beta oxidation in which the enzyme act at the carboxyl end of the fatty acids and is by far the most important catabolic fate of the fatty acids in the animal cells. यानी बीटा ऑक्सीडेशन जो है लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड में सी डबल बॉन्ड ओ सी ओ एच जो थे उसमें आपके काम कर रहे थे, यहां से हाइड्रोजन को हटा के एस कोएंजाइम ए को ऐड कर रहे थे, और कार्बोक्सिल एंड से आप दो दो कार्बन को ब्रेक कर रहे थे। और ये सबसे कॉमन फेट होता है किसी भी लिपिड के ब्रेकडाउन में, और हम सारे एनिमल्स की बात कर रहे हैं। यस और नो? Yes, sir. ठीक है। सो देयर इज अनदर पाथवे इन सम ऑफ द स्पीसीज इंक्लूडिंग द वर्टिब्रेट्स दैट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ ओमेगा कार्बन एंड द कार्बन मोस्ट डिस्टेंट फ्रॉम द कार्बोक्सिल ग्रुप। तो ये कहा जाता है कि या तो हम लोग ओमेगा कार्बन की बात करते हैं, छोटा अगर लिपिड का चेन है तो अल्फा बीटा, और बहुत दूर का कोई एक कार्बन है जिसको हम ओमेगा बोलते हैं, इस पे हम मॉडिफिकेशन करके इस पूरे के पूरे लिपिड को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं ताकि ये वापस से हमारे क्रेब्स साइकिल के मॉलिक्यूल्स के या फ्यूल के तौर पे काम कर सके। और उस एक्सट्रीम कंडीशन में जहां बीटा ऑक्सीडेशन नहीं काम कर रहा है, हमारा बॉडी अभी भी थोड़ा बहुत एनर्जी बनाने में कैपेबल हो। यस और नो? Yes, sir. पिछले 2-3 दिन से जो नहीं पढ़ा है ना, तो अब ऐसा लग रहा है कि ये चीज हमको फ्राइडे सैटरडे को पढ़ाना था, लेकिन तबीयत ऐसी साथ नहीं दे रही है। ठीक है, ऐसा साथ नहीं दे रहा तबीयत कि जिसके बारे में हम बता नहीं सकते हैं कि क्या हो गया है। सिर्फ मेरा ही नहीं है, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी लोगों की तबीयत, वो बोल रहा है कि सर पता नहीं क्या हो रहा है, सबको एंजाइटी अटैक आ रहा है। हम लोग यार हमको एंजाइटी अटैक नहीं है, बट इट्स लाइक चेंजिंग सीजन एंड पेन इन एवरी पार्ट ऑफ बॉडी लग रहा है जैसे उस टाइप का। क्या there is another pathway in which some of the species including the vertebrates that involve the oxidation of omega carbon। ओमेगा का कार्बन का पोजीशन क्या है, वो यहाँ वाला जो पाथवे है, जब हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे तब आएगा कि जो मोस्ट डिस्टेंस है। अभी तक हम लोग अल्फा और बीटा कार्बन जो कार्बोक्सिल एंड से नजदीक थे, उनके अल्फा और बीटा कार्बन के थ्रू मेटाबॉलिज्म का हम लोग देख रहे थे कि आखिर कैसे हो रहे हैं। ओमेगा कार्बन बताया जाता है जो इस फंक्शनल ग्रुप से सबसे ज्यादा दूर कार्बन है, यानी दूसरे एंड की अगर हम बात करें तो
अगर एक छड़ी है, उसके एक एंड पे लाल रंग का रिबन बांध करके उस पर COOH लिख दो, तो छड़ी का दूसरा एंड जो होगा वो आपका ओमेगा कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। So the carbon most distant from the carboxyl group, the enzyme unique to the omega oxidation are located in, यही चीज है कि कौन से एंजाइम है ओमेगा ऑक्सीडेशन के लिए, और अगर वो फेट जहां आपको हाइपोग्लाइसेमिया हो रहा है तो कौन से ऑर्गेन्स है जो खूब तेजी में ओमेगा ऑक्सीडेशन करके मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आपके ये करेंगे, प्रोडक्शन करने, एनर्जी प्रोडक्शन का काम करते हैं। तो आप देखिएगा इट इज लोकेटेड इन वर्टिब्रेट्स। ठीक है, वर्टिब्रेट के अंदर में कहाँ पे पाए जा रहे होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER ऑफ लीवर एंड किडनीज, दीज आर द वाइटल ऑर्गन्स, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. लीवर एंड किडनीज आर द वाइटल ऑर्गन्स। और आप देखिएगा कि लीवर ही वो जगह था जहां पे आपको ग्लाइकोजन भी स्टोर हो रहे थे, यस और नो? Yes, sir. Yes. ग्लूकोज वर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजेंस। तो ये जो किडनीज हैं उनके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स नहीं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ लीवर एंड किडनी एंड प्रेफर्ड सबस्ट्रेट्स वे फैटी एसिड ऑफ 10 और 12 कार्बन्स। एक सिम्टम यहां पे भी दिया जा रहा है कि आपके पास जो कार्बन है वो अभी तक हम लोग 18, 20 या 16, 18 या 20 कार्बन के फैटी एसिड का ब्रेकडाउन देख रहे थे, यस और नो? Yes, Yes. sir. 10 और 12 कार्बन का फैटी एसिड जो है वो कहीं ना कहीं ये सिम्टम दे रहा है कि बीटा ऑक्सीडेशन एक सर्टेन लेवल पे जाके फेल हो चुका है। थोड़ा सा लग रहा है सोचने में। Yes, sir. अगर आप 16 और 18 कार्बन को ब्रेक कर रहे थे तो वो 12 कार्बन पे जाके रुक गया है, उसके आगे नहीं हो पा रहा है, या फिर एक एक मिडिल कोई एक कार्बन या लिपिड्स जो है, नंबर ऑफ कार्बन, वो आपके सेल में अवेलेबल है और वहां से उसका बीटा ऑक्सीडेशन को, ओमेगा ऑक्सीडेशन को स्टार्ट करना है। So in mammals, the omega oxidation is normally a minor pathway for fatty acid degradation. But when beta oxidation is defective because of the mutation or carnitine deficiency, for example, आप एक काम करना आज के असाइनमेंट में, आपके डाइट में आपको कार्निटीन कहाँ से मिलता है? आपके डाइट में कार्निटीन कहाँ से मिलता है? नेचुरल डाइट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ ड्रग और सप्लीमेंट। ठीक है, आई एम आस्किंग यू व्हाट यू आर गोइंग टू ईट टू हैव अ मोर कार्निटीन। अगर आपके बॉडी में कार्निटीन ज्यादा है तो बीटा ऑक्सीडेशन बहुत अच्छे से आपके बॉडी में होगा। तो अगर किसी भी तरह का म्यूटेशन हुआ है एंजाइम्स में और वो कहीं ना कहीं जो कार्निटीन का सप्लीमेंट होना चाहिए आपकी बॉडी में, अगर वो भी डिफिशियंसी हो रहा है, तो क्या हो जाते हैं कि बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपरली काम नहीं करने लग जाते हैं, डिफेक्टिव हो जाते हैं। In that case, when your body is not capable of utilizing this 10 or 12 carbon, or beta oxidation is getting stopped in the middle of something, your body will be deficient of glucose, yes or no? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. उस वक्त में ओमेगा ऑक्सीडेशन ऑन होता है और 10 से 12 कार्बन वाले लिपिड्स को ब्रेक डाउन करते हैं, एनर्जी बनाने का काम करते हैं। कहां पे होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ लीवर एंड किडनी। तो इसके एंजाइम्स वहीं पे पाए जा रहे थे। तो फर्स्ट स्टेप, अब यहां से मैं बता रहा हूं कि यहां से फिर यहां तक में जो पाथवे है उसी चीज को एक्सप्लेन किया गया। हमारे पास अभी भी 5 मिनट है, मैं पाथवे को बहुत आसानी से बता सकता हूं। अगर अगर आज पाथवे कंप्लीट हो जाएगा तो समझिए कि ओमेगा ऑक्सीडेशन खत्म हो जाएगा। कीटोन बॉडी हम लोग अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। शिखा इज नॉट हियर, सो अगर आज ये कंप्लीट हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। सो दिस इज अ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड विथ 10 कार्बन्स एंड ओमेगा जो है वो एक मिथाइल ग्रुप है जो एक एंड पे पाया जा रहा होता है। इज इट क्लियर ना? तो Yes, sir. फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि ओमेगा वाले, फिर वही चीज है, ओमेगा वाले जो कार्बन होते हैं उस पे हमको हाइड्रोक्सिल और अल्टीमेटली अल्डिहाइड ग्रुप को डेवलप करना होता है या कार्बोक्सिल एंड को डेवलप करना होता है। पहले वाले में हाइड्रोक्सिल, सेकंड में अल्डिहाइड और तीसरे वाले में कार्बोक्सिलिक एसिड या ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेवलपमेंट है। तो फर्स्ट स्टेप में NADPH आएंगे और ऑक्सीजन आते हैं और NADP प्लस का सिंथेसिस होगा। ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए ऑक्सीडेज नाम है एंजाइम का।
तो मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेज है जो दो हाइड्रोजन को कंट्रीब्यूट करेंगे along with your ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ में कंट्रीब्यूशन के बाद में क्या होगा, यहाँ पे OH ग्रुप अटैच होते हुए दिखाई देगा, यस और नो? Yes, sir. So there will be hydroxyl group development at the omega carbon। अब यहां से क्या करना है कि यहां से आपको फिर हाइड्रोजन को अटैच करवाना है, सॉरी हाइड्रोजन को हटाना है, ताकि आप कीटोन ग्रुप या कीटोन ग्रुप नहीं बल्कि अल्डिहाइड ग्रुप को देखेंगे। तो एक हाइड्रोजन यहां से हटेगा और एक हाइड्रोजन यहां से हटते हुए दिखाई देगा। लेट मी इरेज ऑल ऑफ द पार्ट। एक हाइड्रोजन यहां से और एक हाइड्रोजन यहां से हटते हुए आपको दिखाई देगा। जो जो काम होते चल रहा है मैं उसको हटाते चल रहा हूँ। सो ऑब्वियसली है कि आपको कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सके। तो अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज है या अल्कोहल डिहाइड्रोजन, नॉट अल्डिहाइड, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज है। वो NAD+ लाते हैं और NADH+H+ का सिंथेसिस होगा और दो हाइड्रोजन OH का और CH2 का हटते हुए दिखाई देगा। तो CH बचेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन बचेंगे, जो अल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे डेवलप होते हुए दिखाई देता है। तो ये जो है आपके फिर से अल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ पे देखिएगा कि आप अल्डिहाइड भी लिखा हुआ है, ये एक अल्डिहाइड ग्रुप का डेवलपमेंट हुआ है। तो फर्स्ट अल्कोहल, सेकेंड अल्डिहाइड, अल्डिहाइड के बाद में फिर से दो हाइड्रोजन का रिमूवल होना है। सो दिस विल लीड टू NAD++H+ का है, जहां पे आपके यहां से आकर के वो डिहाइड्रोजिनेज से आपके फाइनली एक हाइड्रोजन को भी हटा के फिर यहाँ पे ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन है। ये एक मल्टी स्टेप पाथवे है जो यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। यहां से फिर आपके हाइड्रोजन को हटा करके और कार्बोक्सिल इंड को डाला जाता है। कार्बोक्सिल इंड के बाद में क्या होते हैं कि बीटा ऑक्सीडेशन ब्रेक डाउन करते हैं और दो तरह के मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है, सक्सिनेट और एडिफेट और ये एडिपिक एसिड, एडिपेट या एडिपिक एसिड है। तो यहाँ फाइनली जो मॉलिक्यूल सिंथेसिस हो रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा कि मॉलिक्यूल्स का नाम नहीं दिया गया हुआ है। So these all working as an intermediate substrate for the synthesis of beta oxidation of a carbon 10 to 12 fatty acids. Yes or no? Yes, sir. ठीक है सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. तो ये एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल के तौर पे काम करते हैं, जहां बीटा ऑक्सीडेशन होने के बाद सक्सिनेट का सिंथेसिस होता है और अल्टीमेटली सक्सिनेट वापस से क्रेब्स साइकिल में इंटर करते हैं। अगली क्लास जो होगी हम लोगों की, वी विल स्टार्ट विद द एडिपेट या एडिपिक एसिड का क्या फेट होता है आगे में, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और तब फिर कीटोन बॉडी फॉर्मेशन का सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे। कहीं कोई दिक्कत है? No, No, sir. sir. ठीक है, आज के लिए रहने दे रहे हैं। अगला क्लास कल जो हम लोग 7:30 में करेंगे उसमें कीटोन बॉडी फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. थैंक यू क्लास।